हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हो, अभी हम लोग सेक्शन 2 टॉपिक कर रहे हैं और सेक्शन 2 में हमने राज्य प्रशासन टॉपिक शुरू किया था। उसमें हमने राज्यपाल टॉपिक कर लिया, मुख्यमंत्री टॉपिक कर लिया। आज हम लोग राज्य सचिवालय पोर्शन पर वर्कआउट करेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा राज्य सचिवालय, राज्य निदेशालय और मुख्य सचिव। मुख्य सचिव पर बीपीएससी में कई दफा क्वेश्चन आया है, राज्य सचिवालय पर भी क्वेश्चन आया है, लेकिन जब से पैटर्न बदला है तब से थोड़ा इस टॉपिक इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आना थोड़ा रुक गया है। कारण क्या है कि पहले जो पेपर 1 पेपर 2 हुआ करता था तो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे, तो ये सब पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। क्योंकि आज के तारीख में केवल 6 क्वेश्चन ही सेक्शन 2 से पूछना है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट रहता है उसी से क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है और कुछ क्वेश्चन छूट जा रहा है। तो जैसे मुख्य सचिव पर बड़े दिनों से क्वेश्चन नहीं आया, राज्य सचिवालय राज्य निदेशालय पर क्वेश्चन बहुत लास्ट में जो मैं देख रहा हूँ 48वां 52वां में क्वेश्चन आया था कि राज्य प्रशासन में निदेशालय का महत्व विशद करे या चर्चा करे, बिहार राज्य के कृषि निदेशालय के प्रशासनिक यंत्रणा विस्तार से समझाएं। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन है। एक दफा तो ऐसा था 43वां बीपीएससी में पूरे सचिवालय से 3.5 क्वेश्चन आया था। तो अगर कोई स्टूडेंट इस टॉपिक को करके जाए तो अच्छे खासा क्वेश्चन को मैनेज कर सकता है, समझ रहे। लेकिन अभी टॉपिक सभी इंपॉर्टेंट है और वी हैव टू कवर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझे। तो आज हम लोग का टॉपिक है पहला राज्य सचिवालय, फिर राज्य निदेशालय, फिर एक टॉपिक और देखेंगे सचिव निदेशक मुद्दा, जो केंद्र प्रशासन में भी आ सकता है, राज्य प्रशासन में भी आ सकता है, फिर मुख्य सचिव का पद जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो लंबा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं राज्य सचिवालय। जैसा कि हमने आपको बतलाया था कि भारत में द्विस्तरीय शासन प्रशासन संरचना है। द्विस्तरीय का मतलब क्या होगा, केंद्र स्तर पर अलग राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है और राज्य स्तर पर अलग राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। और जिस प्रकार केंद्र स्तर पर आप देखते हो शासन और प्रशासन दोनों की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी शासन प्रशासन की व्यवस्था की गई है। केंद्र स्तर पर संवैधानिक कार्यपालक है, राजनीतिक कार्यपालक है, राज्य स्तर पर भी संवैधानिक कार्यपालक और वास्तविक राजनीतिक कार्यपालक है। समय राष्ट्रपति और राज्यपाल को संवैधानिक कार्यपालक के श्रेणी में रखा गया और मुख्य प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये सब राजनीतिक कार्यपालक में आते हैं। ठीक है, ठीक है। जिस प्रकार केंद्र स्तर पर सचिवालय है उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी सचिवालय है। क्लियर है। तो जैसे जब हम राज्य सचिवालय बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम राज्य सचिवालय बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि राज्य स्तर पर जितने मंत्रालय हैं, जितने विभाग हैं, सबके टोटल समष्टि को हम क्या कहते हैं, राज्य सचिवालय कहते हैं। प्रत्येक राज्य का अपना सचिवालय होता है और उसमें सभी उसके विभाग मंत्रालय क्या होते हैं, अवस्थित होते हैं। ज्यादातर राज्य में ना मंत्रालय शब्द कम इस्तेमाल होता है, विभाग शब्द इस्तेमाल ज्यादा होता है। लेकिन जैसा कि मेरे को जानकारी है कि बीएस दुबे की अध्यक्षता में एक बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग बना था नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मतलब शासन जब आई तो उन्होंने बीएस दुबे की अध्यक्षता में एक बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग बनाए। तो बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग बनाए तो उसने बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन किए थे। उसमें बिहार सचिवालय में 46 विभाग थे, समझ, जिसका उन्होंने पुनर्गठन करके 44 विभाग किया था और फिर 35 किया था, जो बढ़ के भी 44 हो गया है, और उसको 23 मंत्रालय में वर्गीकृत किया था। तो मंत्रालय टाइप का व्यवस्था पहली दफा आया और मंत्रालय टाइप का व्यवस्था आने से ही राज्य प्रशासन में भी प्रधान सचिव जैसा पद का चलन आरंभ होने तो पहले विभागीय सचिव होता। आजकल तो बहुत सारे विभाग में देखते होंगे मंत्रालय में प्रधान सचिव भी होते हैं, गृह विभाग के प्रधान सचिव, समझ रहे। उसी प्रकार आप देख सकते हो सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव, ऐसा भी शब्द आज के तारीख में इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो वही हम लोग देखते हैं कि बिहार में जैसा कि जानते हो केंद्र के सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है
हर जैसे केंद्र में आपने देखा होगा अनुच्छेद 77 नाम तो सुना होगा। अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति को कार्यकारी पुनर्गठन का अधिकार दिया गया है। इस आलोक में केंद्र स्तर पर भारत सरकार कार्य आवंटन अधिनियम 1961 और भारत सरकार कार्य संचालन अधिनियम 1961 बनाया गया था। उसी के तहत केंद्र स्तर पर सचिवालय का गठन किया गया है और वे कार्यकरण करते हैं। उसी प्रकार अनुच्छेद 166 के तहत राज्य स्तर पर राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि वह राज्य के कार्यकुशल संचालन के संदर्भ में कार्य के संचालन के संबंध अधिनियम बना सकते हैं। तो बिहार कार्यकारी नियमावली, इस बाबत बिहार कार्यकारी नियमावली 1961 में बनाया गया। हालांकि उसका 1993 में और 2006 में संशोधन किया गया है। लेकिन जिस प्रकार केंद्र में भारत सरकार अधिनियम 1961 हुआ, उसी प्रकार बिहार में कार्यकारी नियमावली 1961 हुआ और उसी में थोड़ा बहुत टाइम अंतराल में परिवर्तन हुआ। क्लियर है? मोटा मोटी क्या समझेंगे? तो हम यही समझेंगे कि बिहार सरकार का जो सचिवालय हुआ वह बिहार कार्यकारी नियमावली के अनुसार संरचना, उसका संरचना उसी के अनुसार है और क्या व्यवहार भी उसी अनुसार करता है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो जो राज्य सचिवालय होता है, तो राज्य सचिवालय का वैसे तो प्रशासनिक प्रधान तो खुद, जो राजनीतिक प्रधान खुद मुख्यमंत्री हो गए और प्रशासनिक प्रधान कौन हो गया? तो प्रशासनिक प्रधान हो गए मुख्य सचिव, जो राज्य का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है और वह मतलब समझ सकते हो कि राज्य का वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ पर ऐसे देखो, राज्य में सबसे ऊपर कौन हो गया? राज्यपाल हो गया। राज्यपाल के नीचे कौन हो गया? मुख्यमंत्री हो गया। मुख्यमंत्री के नीचे कौन हो गया? मंत्रिमंडल हो गया। मंत्रिमंडल के नीचे कौन हो गया? मंत्रिपरिषद हो गया। मंत्रिपरिषद ही विभाग बोलो, मंत्रालय विभाग हो गया। अब विभाग के साथ नीचे व्यवस्था गई है। तो राज्यपाल के साथ जुड़ा हुआ है राजभवन, जो राज्यपाल को उनके राज्यपाल को मंत्रणा कार्यों में सहायता करता है, या राज्यपाल का मंत्रणा अभिकरण हो गया। राजभवन राज्यपाल का सचिवालय हुआ। उसी प्रकार मुख्यमंत्री का भी अपना सचिवालय होता है, जिसको मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री सचिवालय कहते हैं। उसी प्रकार आप देखते हो मंत्रिमंडल का अपना सचिवालय। यहाँ पर जरा गौरतलब है कि पहले जो मुख्य सचिव होता था उसी को माना जाता था कि वह मंत्रिमंडल का भी सचिव होगा, लेकिन पिछले दिनों कुछ राज्यों में, खास बिहार में भी अब मतलब मंत्रिमंडलीय सचिव पद पर भी नियुक्ति होती है, लेकिन मुख्य सचिव जो होता है वह राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है। तो राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन हो गया? मुख्य सचिव हो गया। और मंत्रिमंडल का प्रधान उसके बैठक में हिस्सा लेने, उसके सचिवालय सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडलीय सचिव पद का ही प्रावधान होता है। इसके अलावा हर, जैसे मैंने अभी बताया, VS दुबे के अध्यक्षता में जो मंत्रालय टाइप का व्यवस्था की गई, तो उसका प्रधान क्या कहलाएगा? प्रधान सचिव कहलाएगा। और जो विभाग हुआ उसका प्रधान कौन कहलाया? सचिव कहलाया। अब जो विभाग होगा वह नीचे क्षेत्र में बढ़ जाता है। वह दो भाग, वो बटा हुआ कार्यकारी विभाग में। कार्यकारी विभाग को हम निदेशालय कहते हैं या डायरेक्टरेट कहते हैं। कार्यकारी विभाग जो होता है ना, दो प्रकार का होता है, संलग्न कार्यालय और अधीनस्थ कार्यालय। संलग्न कार्यालय को अटैच्ड ऑफिस कहते हैं, जो किसी खास कार्य के लिए स्थापित किया जाता है। और अधीनस्थ कार्यालय क्या होता है? जो क्षेत्र में रहकर सीधा काम कर रहा होता है। जैसे आप देख सकते, संलग्न कार्यालय में आप रख सकते हो विपाट को रख सकते हो, जहाँ पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जाता है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को रख सकते हो। तो ये सब संलग्न कार्यालय हो गया। और अधीनस्थ कार्यालय क्या हो गया? जो प्रमंडल के माध्यम से जिला स्तर पर काम कर रहा होता है। तो हर डिपार्टमेंट का अपना होता है। रूरल कह सकते हो, इंजीनियरिंग का अलग होगा, PWD का अलग होगा, जेल का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा और सब अपना अपना काम करते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? अधीनस्थ कार्यालय हो गया। तो ये दो संलग्न कार्यालय, अधीनस्थ कार्यालय लोग, ये हुए निदेशालय के या कार्यकारी विभाग के दो रूप हुए। तो इस प्रकार आप देखो कि मुख्य कार्यपालक अगर मान लेते हैं कि मुख्यमंत्री हुआ या राज्यपाल हुआ, तो उसके व्यक्तित्व का एक इधर विस्तार गया, एक इधर गया। तो जो नीचे गया है वो क्या इधर चला गया, वो कहला रहा है निदेशालय। और जो उसके बाएं गया है, दाएं बाएं,
उसके समस्तरीय गया, वह किसको कंसीडर कर रहा है? सचिवालय को। तो सचिवालय बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। सचिवालय क्या हुआ? वो जिस मंत्रणा अभिकरण के बारे में मुने का स्टेटमेंट याद है? मुने क्या कहता है कि मंत्रणा जो होता है मुख्य कार्यपालक के व्यक्ति या कार्यपालक के व्यक्तित्व का विस्तार होता है, अर्थात अधिक आंख, कान, हाथ होता है जो उसको योजना बनाने और उसे लागू करने में क्या करता है? मदद करता है। देयर इज नो कंफ्यूजन, नो डिफिकल्टी एट ऑल। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो ये मैं आपको बतला रहा था कि हर राज्य का अपना सचिवालय होता है और वह सचिवालय उस राज्य के कार्यकारी नियमावली के अनुसार स्थापित होता है और कार्य करता है, जो अनुच्छेद 166 के तहत बनाया जाना है। बिहार में मैंने बताया 1961 में बना और 1992 में और 1993 में और 2006 में इसमें संशोधन भी हुआ है। क्लियर है? तो और ये जो होता है, जो राज्य सचिवालय का मतलब हुआ राज्य स्तर में जितने मंत्रालय और विभाग होते हैं सबके टोटलिटी को हम क्या कहते हैं? राज्य सचिवालय कहते हैं। और इसका राजनीतिक प्रधान मुख्यमंत्री स्वयं हो गया और प्रशासनिक प्रधान कौन हो गया? मुख्य सचिव हो गया। इसके अलावा जो इसके जैसे केंद्र स्तर पर भी जो हम केंद्रीय सचिवालय आप पढ़ा रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि केंद्रीय सचिवालय का केंद्र बिंदु में मुख्य इकाई कौन होता है? विभाग होता है। तो इसी प्रकार राज्य सचिवालय में मुख्य इकाई क्या होगा? विभाग होगा। ठीक है? और विभाग का नीचे क्या होते हैं? विभाग का प्रधान क्या कहलाता है? सचिव कहलाता है, जो IAS अधिकारी हो सकते हैं, सीनियर IAS अधिकारी होंगे। ठीक है? विभाग बटा होगा संभाग में, जिसका प्रधान कौन होगा? संयुक्त सचिव होगा। संभाग बटा होगा प्रभाग में, जिसका प्रधान कौन होगा? उप सचिव होगा। तो प्रभाग बटा होगा किस में? कहते शाखा में, जिसका प्रधान क्या कहलाता है? अवर सचिव कहलाता है। उसके बाद जो शाखा बटा होता है अनुभाग में, जिसका प्रधान क्या कहलाता है? अनुभाग पदाधिकारी या सेक्शन ऑफिसर जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये जो केंद्र स्तर पर जिस प्रकार सचिवालय व्यवस्था है, अधिकारी का व्यवस्था किया गया, राज्य स्तर पर भी अधिकारियों की उसी प्रकार व्यवस्था की गई है कि राज्य स्तर पर भी सचिवालय को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, अधिकारी वर्ग और कार्यालय वर्ग। तो अधिकारी वर्ग में कौन कौन आता है? अधिकारी वर्ग में सचिव आएंगे, अपर सचिव, विशेष सचिव या फिर संयुक्त सचिव आएंगे, फिर निदेशक आएंगे। निदेशक भी बहुत जगह होता है अगर कार्यकारी काम दिया गया, या फिर उप सचिव आएंगे, फिर अवर सचिव आएंगे, फिर सहायक सचिव भी कुछ राज्यों में होता है, वो आएंगे। ये सब अधिकारी वर्ग के होते हैं जिनका काम क्या होता है? नीति निर्णय लेना होता है। इन्हें नीति निर्णय लेने का अधिकार होता है। और उसके नीचे क्या होता है? अनुभाग होता है, जो कार्यालय के रूप में जाना जाता है और उसका काम क्या होता है? उसमें कार्यालय सहायता करना होता है। तो अनुभाग के पदाधिकारी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुभाग अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर। उसके सहायता के लिए सहायक होते हैं, जिसको सहायक अनुभाग अधिकारी भी लोग कहते हैं। समझ रहे? इसके अलावा और नीचे क्या होते हैं? उसके नीचे अपर डिवीजन क्लर्क होते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, स्टोनो होते हैं और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी होते हैं। तो जो सेक्शन ऑफिसर और ऑनवर्ड्स जो नीचे उतरा है, इसका काम क्या होता है? कार्यालय सहायता करना, फाइल को दुरुस्त रखना, फाइल के साथ आवश्यक कागजात या जो दस्तावेज संलग्न करना और उसको निर्णय के लिए ऊपर भेजना। समझ रहे? तो सबसे पहले सबसे नीचे इसको असिस्टेंट सेक्रेटरी या फिर अवर सचिव जो होगा वो उसको करेंगे। अगर उससे नहीं हुआ तो उप सचिव के पास भेजेंगे, उनसे नहीं हुआ तो फिर संयुक्त सचिव के पास भेजेंगे, उनसे भी नहीं हुआ तो फिर भेजेंगे सचिव के पास। अगर उनसे भी नहीं होगा मामला तो फिर वो मुख्य सचिव के पास जाएगा। तो इस प्रकार से काम करता है। देयर इज नो कंफ्यूजन। मैंने बताया था कि केंद्रीय सचिवालय में भी जो वर्चुअली क्या होता है कि जैसे आप देखोगे टेन्योर, ये डेस्क सिस्टम काम करता है। डेस्क सिस्टम का मतलब क्या होता है कि काम के हिसाब से डेस्क बना दिया गया है, सो दैट कि फाइल को अनावश्यक चरणों में घूमना ना पड़े और सीधे उसी डेस्क पे जाता है जहाँ का मामला होता है और फिर वहीं से वो लौट जाता है। समझ रहे? तो ये व्यवस्था की गई डेस्क प्रणाली वाला। इसके अलावा राज्य में भी टेन्योर सिस्टम काम करते हैं। टेन्योर सिस्टम का मतलब क्या होता है? काल अवधि प्रणाली के क्षेत्र के अधिकारी एक निश्चित अवधि के लिए सचिवालय में आते हैं, योगदान देते हैं, फिर कार्यकाल पूरा होने के बाद अपने क्षेत्र लौट जाते हैं। इसके पीछे मंशा यही है कि क्षेत्र और मुख्यालय के बीच गतिशीलता बना रहे,
मुख्यालय जहाँ नीति निर्माण होता है उनको ये पता होना चाहिए कि नीति क्रियान्वयन की क्या वास्तविकता है, और जो क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं अधिकारी क्रियान्वयन कर रहे थे उनको ये पता होना चाहिए कि नीति निर्धारण करते समय क्या क्या विशेषता और जटिलता होती है। तो इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने टेन्योर सिस्टम लागू किया जो आज भी प्रचलित है। देयर इज नो कंफ्यूजन। राज्य स्तर पर भी स्प्लिट प्रणाली काम करता है। स्प्लिट प्रणाली मतलब समझ रहे हैं, स्प्लिट प्रणाली स्वीडन से लिया गया है। इसके तहत होता है कि नीति निर्धारण और नीति क्रियान्वयन अलग अलग होता है। तो नीति निर्धारण का जिम्मेवारी सचिवालय का होता है और नीति क्रियान्वयन का जिम्मेवारी निदेशालय का होता है। तो एज पर रूल नीति निर्धारण निदेशालय जो होता है सचिवालय से बाहर स्थित होते हैं और उनका अलग कार्यालय होता है। क्लियर है? जो इसको स्प्लिट प्रणाली कहते हैं। देयर इज नो कंफ्यूजन। अब हम लोग देखते हैं कि सचिवालय का काम क्या होगा। जैसे कृषि सचिवालय में कोई विभाग हुआ, उसका काम क्या होगा। तो काम के बारे में मैंने आपको बतलाया था कि काम के बारे में और भूमिका के बारे में जो केंद्र स्तर पर चर्चा किया था वही लगभग राज्य स्तर पर भी लागू होगा कि राज्य सचिवालय की भूमिका को हम 4 वर्गों में बांटकर व्याख्या कर सकते हैं। मंत्रणा भूमिका, प्रारंभकर्ता विभाग की भूमिका, समन्वयकर्ता विभाग की भूमिका और पर्यवेक्षणकर्ता विभाग की भूमिका। तो 4 भूमिका राज्य सचिवालय का होता है और उनके कार्यों को भी हम 3 वर्गों में बांटकर व्याख्या कर सकते हैं। समान कार्य, कार्मिक कार्य और वित्तीय कार्य। समान कार्य हुआ जो नीतिगत कार्य हुआ, फिर या तकनीकी कार्य हुआ, फिर कार्मिक कार्य हुआ जो कर्मचारी से संबंधित हुआ, और वित्तीय कार्य कौन हुआ, वह हुआ आपका पैसा ट्रांसफर, बजट बनाने, पैसा खर्च करने की अनुमति देने, पैसा घट गया तो फिर से अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने, ये सबसे संबंधित होगा। तो इस प्रकार आप कोई भी सचिवालय लिखेंगे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मंत्रणा, फिर मैंने यहाँ पर एक चीज देखिएगा, निष्पादन कर्ता भी लिखा। तो निष्पादन कर्ता इसके लिए नहीं है, ये निदेशालय के लिए है। जब हम निदेशालय के भूमिका और कार्य लिखेंगे तो मंत्रणा की जगह हम यहाँ पर क्या रखेंगे, निष्पादन कर्ता रखेंगे। बाकी और सब कॉमन ही और कार्य भी कॉमन है। केवल ये मंत्रणा नहीं करता, निदेशालय का मंत्रणा करना नहीं है बल्कि उसका काम क्या है, निष्पादन करना। तो वो ध्यान में रखना होगा। अदरवाइज राज्य निदेशालय से आया था ना, जैसे देखो बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, जो 48वां 52वां में जो क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन में देखा गया स्टूडेंट ना थोड़ा कंफ्यूज हो गए, और कंफ्यूज होना स्वाभाविक है क्योंकि कहा गया था राज्य प्रशासन में निदेशालय का महत्व लिखे। तो स्टूडेंट कोई भी लिख देगा राज्य सचिवालय में निदेशालय का महत्व, उसका कार्यकारी अंग है, क्रियान्वयन करता है, समझ रहे हैं, निष्पादनकारी। फिर बोलता है बिहार राज्य के कृषि निदेशालय का प्रशासन। तो बिहार राज्य के कृषि निदेशालय वाले में थोड़ा स्टूडेंट को दिक्कत ये होगा, जो स्टूडेंट बिहार में प्रशासनिक पद पर या बिहार सचिवालय में काम करते होंगे तो पता होगा कि सचिवालय में ढांचा क्या है। अगर बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता, तो इस परिस्थिति में अगर आप थोड़ा अंदाजा से लिखते हैं तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है, गलत लिखा गया तो फिर उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन आप ऐसे भी सोचो, आप इंटरव्यू में जाओगे और जो सर्विस के लिए आपने ऑप्ट कर रखा है तो वो तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अगर कोई स्टूडेंट लिखा है कि वह सीनियर डिप्टी कलेक्टर का पद लेना चाहता है तो बोर्ड में पूछा जा सकता है कि सीनियर डिप्टी कलेक्टर का जॉब प्रोफाइल क्या है और उसका हायरार्की क्या है। कोई लिखा है डीएसपी, तो डीएसपी से ही पूछा जा सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट का हायरार्की बतलाओ। तो यहाँ पर भी कृषि डिपार्टमेंट का हायरार्की क्या होगा, कृषि भी सचिव होंगे, कृषि निदेशक होंगे, फिर उप निदेशक होंगे, फिर जिला कृषि अधिकारी होंगे, फिर प्रखंड कृषि अधिकारी होंगे। तो उसी के बारे में इसमें लिखने के लिए पूछा गया था। तो वही आपको देखना होगा, थोड़ा माइन्यूटली समझ रहे, थोड़ा पैनी नजर रखना होगा राज्य प्रशासन वाला टॉपिक पर। जो राज्य का तैयारी आप कर रहे हो, कोई झारखंड का तैयारी कर रहा है, कोई उत्तर प्रदेश का या कोई बिहार का, तो उस पर थोड़ा नजर रखनी होगी कि कैसे वो वर्चुअली व्यवस्था किया गया है। क्लियर? थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो अगर आपसे कोई पूछता हो कि राज्य सचिवालय कैसे बदलाव, राज्य सचिवालय का भूमिका तो समझ में आ गया। पहला भूमिका क्या है, मंत्रणा की भूमिका। तो मंत्रणा की भूमिका का मतलब क्या हुआ, नीति निर्धारण में परामर्श देना,
आवश्यक कागजात देना, समझ रहे हैं, मतलब तकनीकी पहलू, आंकड़े वगैरह प्रदान करना। समन्वयकर्ता का क्या काम हुआ? तालमेल बैठाना, समझ रहे हैं, कोई विवाद, कोई संघर्ष, कोई अतिराव, कोई अव्यवस्था, उसे दूर करना। और प्रारंभकर्ता विभाग का क्या काम होता है? कुछ सुधार का, नवाचार का पहल करना, कुछ नया चीज लाने का प्रयास करना, तो इसको प्रारंभकर्ता कहते हैं, क्योंकि वो एकदम टॉप पर बैठा हुआ है, जिसमें मंत्री जी भी है, सचिव जी भी है। तो इससे बड़ा अधिकार व्यवस्था क्या होगा? जहाँ प्रशासनिक प्रधान और राजनीतिक प्रधान दोनों बैठा हुआ, तो वहां अगर प्रारंभ नहीं होगा तो कहाँ प्रारंभ होगा? तो बट नेचुरल लास्ट क्या हुआ? पर्यवेक्षणकर्ता का, कि जो निर्णय मंत्री ने लिया, जो निर्णय सचिव ने लिया, अब उसको लागू भी तो कराना है, तो वह काम कौन कराएगा? तो सचिवालय कराएगा। ठीक है। अब यहाँ पर फिर कार्य तो आप वही जानते हो, मैंने बताया नीतिगत कार्य कि नीति क्रियान्वयन करना या नीति निर्धारण करना, नीति संशोधन करना, समायोजन करना, आंकड़ा इकट्ठा करना, ये सब हो गया। कर्मचारियों का ट्रांसफर, पोस्टिंग, नियुक्ति, सेवानिवृत्ति, अनुशासनात्मक कार्य, ये सब किस में आएगा? कार्मिक कार्य में आएगा। बजट निर्माण, क्षेत्र समय, फिर धन का आवंटन करना, वित्तीय नियंत्रण रखना, पुनर्विनियोजन, मतलब धन की अव्यवस्था करना, ये सब वित्तीय कार्य में आएगा। तो समान तौर पर यदि आपसे पूछा था कि राज्य सचिवालय का काम क्या होगा, तो पहला क्या बोलोगे? राज्य सरकार के नीति एवं कार्यक्रम का निर्धारण करना। दूसरा काम क्या होता है बताइए? मतलब ये सहयोग करता है किसको? मंत्री के। या डायरेक्ट अपने तो कोई काम करता नहीं, ये तो स्टाफ अभिकरण है, मंत्री जी सब कर रहे हैं, और मंत्री जी को नीति निर्धारण करने में और कार्यक्रम बनाने में सहयोग देना। फिर जो सरकार के नीति एवं कार्यक्रम है उसमें समन्वय स्थापित करना। फिर राज्य का जो बजट बनाया जा रहा है, समझ, और वित्त पर जो नियंत्रण रखा जाता है उस पर सहयोग देना। फिर राज्य के लिए जो विधान बन रहा है, कानून बन रहा है, उसमें सहयोग देना। फिर जो नीति क्रियान्वयन हो रहा है, नीति ने उस पर नजर रखना, पर्यवेक्षण करना। फिर क्या होता है बताइए? मतलब क्रियान्वयन के प्रगति, परिणाम का समीक्षा करना, परिणाम का मूल्यांकन करना। फिर केंद्र सरकार और दूसरे राज्य सरकार के साथ संपर्क रखना। फिर राज्य में मतलब कह सकते हैं प्रशासनिक सुधार का, नवाचार के लिए पहल करना, उपाय करना। मंत्री जी को संसदीय दायित्व के निर्वहन में सहयोग करना है, विधायी दायित्व के निर्वहन में सहयोग करना। फिर जो कार्यकारी विभाग है उसके प्रधान और अधिकारियों को नियुक्त करना, समझ रहे। फिर राज्य सरकार के सोचने विचारने के थिंक टैंक के रूप में काम करना। फिर राज्य में वित्तीय संसाधन की संभावनाओं को बढ़ाने का उपाय करना। और फिर क्या है? मतलब जनता के शिकायतों को सुनना और उसका निपटारा करना। और फिर कर्मचारियों के लिए जो आचार संहिता, नियम, कानून होता है उसका करना। ये किसका काम है? राज्य सचिवालय का है, जो मुख्यतः 3 वर्गों में बटा है: सामान्य कार्य, कार्मिक कार्य और वित्तीय कार्य। जो लास्ट कार्य मैंने बतलाया वो क्या था? कार्मिक नीति से संबंधित कार्मिक कार्य हो गया। फिर बजट बनाने और सब वाला क्या हो गया? वित्त पर नियंत्रण का बजटीय कार्य हो गया। और बाकी का सब सामान्य कार्य या नीतिगत कार्य हो गया। तो आप देखते हो कि सचिवालय का काम कुछ इसी प्रकार है, निदेशालय सचिव। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। अब हम लोग देख सकते हैं, तो अगर आपसे कोई 5 काम पूछ दे तो 5 काम बतलाओ, तो पहला काम बतलाओगे नीति निर्धारण करने में, योजना बनाने में राष्ट्र मंत्री जी को सहायता करना। फिर मंत्री जी को संसदीय दायित्व के निर्वहन में सहयोग देना। फिर राज्य का बजट बनाना वगैरह, और बजट वित्त पर नियंत्रण रखना। फिर प्रशासन के सुधार, नवाचार इत्यादि के यत्न करना। फिर नियुक्ति, महत्वपूर्ण नियुक्ति वगैरह मैनेज करना। फिर आप क्या करोगे कि प्रशासनिक सुधार संपन्न करना, राज्य सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करना। तो ये सब मतलब जन शिकायत निपटारा करना वगैरह। क्लियर? अब जरा बतलाओगे कि राज्य सचिवालय का भी वही प्रॉब्लम है जो केंद्रीय सचिवालय का प्रॉब्लम है, कि यहाँ पर कार्मिक नियोजन ठीक नहीं होता है। कुछ डिपार्टमेंट में काम जरा कम ज्यादा है, कर्मचारी कम है, कहीं कर्मचारी ज्यादा है, काम कम है। फिर आप देखोगे लाल फीताशाही बहुत ज्यादा होता है, साम्राज्य निर्माण की प्रवृत्ति होती है, समझ रहे। सब अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं, समझ रहे। कार्य का जो माहौल है, मतलब कह सकते हैं वर्किंग कल्चर एकदम चौपट होता है, समझ। जैसे बिहार सचिवालय में कहा जाता था ना, 12 बजे देर नहीं, 2 बजे कहते हैं भेंट नहीं,
मतलब 12 बजे के पहले तो लोग अभी नहीं करते और 2 बजे के बाद जाओ तो बिल भी नहीं करेंगे, समझ रहे। लेकिन अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक मतलब लगता है हाजिरी लगता है, तब वो सब की संभावना थोड़ा कम हो गया है, फिर भी पहले ये सब था। और क्या देखते हो भाई देवे, और देखते हो कि अनावश्यक कार्यों में ज्यादा संलग्न रहते हैं, समझ रहे हैं। फिर मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय के बीच या निदेशालय के साथ उनके संबंध बेहतर नहीं होते हैं। फिर उनको दखल अंदाजी उनका ज्यादा रहता है, ज्यादा अभिरुचि क्षेत्रीय कार्यों में रहता है। तो 5 बाधा फिर से बदलाव। पहला बाधा आप कहोगे लाल फीताशाही, दूसरा बाधा क्या आप कहोगे अकुशल मानव संसाधन नियोजन, तीसरा बाधा क्या कहोगे गैर महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्नता, चौथा बाधा क्या कहोगे निदेशालय के साथ बेहतर संबंध का अभाव, समझ रहे हैं। और 5वां संबंध क्या कहोगे दूसरे के मामलों में ज्यादा दखल अंदाजी, मतलब अपना काम छोड़कर वह निदेशालय के काम में ज्यादा दिलचस्पी लेगा, उसमें ज्यादा हस्तक्षेप करेगा, समझ रहे। मानसिकता नहीं और कल्चर ही नहीं है राज्य में उस तरह का, इसीलिए काम गड़बड़ होता है। क्लियर है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो ये हुआ राज्य सचिवालय के बारे में। अब उसी प्रकार जैसे आपको मैंने बताया कि राज्य सचिवालय में 42 विभाग, अभी 44 विभाग है, तो कुछ विभागों का नाम मतलब तो सामान्य प्रशासनिक विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, कारा विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया, वन विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, श्रम नियोजन विभाग हुआ, पंचायती राज विभाग हुआ, मानव संसाधन विकास विभाग हुआ, सिंचाई विभाग हुआ, ऊर्जा विभाग हुआ। इस बहुत सारा विभाग, 44 विभाग है, आप देख लोगे एग्जाम में लिख देना। 44 विभाग लिखने की जरूरत नहीं, 2-4 पॉइंट आउट कर देना, क्योंकि पूरा एग्जाम में वही तो लिखना नहीं होता, कुछ और भी लिखना होता है। क्लियर है। अब जरा हम लोग देखते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है निदेशालय। मैंने बताया कि जब आप राज्य प्रशासन बोलते हो तो राज्य प्रशासन में 3 घटक बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौन कौन घटक इंपॉर्टेंट होते हैं? एक घटक होता है जिसको हम लोग कहते हैं मंत्री जी, दूसरा कौन हो गया, दूसरा होता है सचिव, और तीसरा कौन होता है निदेशक। तो मंत्री क्या हुआ, मंत्रालय व विभाग का सर्वे सर्वा हो गया। सचिव कौन हो गया, उसका प्रशासनिक प्रधान हो गया, जो सचिवालय का प्रधान हो गया। और समझ रहे, और कार्यकारी विभाग प्रधान कौन हो गया, जिसको आप निदेशक कह सकते हो, वो निदेशालय का प्रधान हो गया। वह कार्यकारी विभाग का प्रधान हो गया। जैसे भी मैंने आपको बताया कि जो नीचे जा रहा है वह हो गया कार्यकारी विभाग, और जो समस्त स्तरीय गया वह सचिवालय विभाग। क्लियर है। तो जैसा हुआ कार्यकारी विभाग का काम क्या होता है, क्रियान्वयन करना होता है। इसको क्या नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं हम लोग निदेशालय, और इसके प्रधान निदेशक कहते हैं। लेकिन हर जगह निदेशालय निदेशक नहीं कहलाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। चाहे पुलिस विभाग में वहाँ महानिदेशक कहलाता है, जेल में वह आईजी कहलाता है, सबका अलग अलग होता है। क्लियर है। जैसा कि आप जानते हो कि ये जो होता है निदेशालय और राज्य सचिवालय के बाहर स्थित होता है, और मेनली किस चीज से संबंधित है, क्रियान्वयन कार्य से संबंधित है। ये मंत्रणा अभिकरण नहीं है, बल्कि सूत्र अभिकरण है। और इसके हिस्से क्या होता है, नीति क्रियान्वयन का काम होता है, समझ रहे हैं। इसका ढांचा जो होगा वह क्षेत्र में फैला होगा और जनता तक पहुंचा हुआ होता है। तो इसमें चूंकि विभागों की संख्या जो होता है राज्य दर राज्य अलग अलग होता है। जैसे बिहार में 44 विभाग अभी मैंने बताया कि सचिवालय में काम करते हैं, समझते सभी का या उसी के आसपास का सबका क्या होगा, कार्यकारी विभाग होगा। जैसे कुछ कार्यकारी विभाग का नाम मतलब, जैसे हम लोग कह सकते हैं कृषि विभाग, तो उसका प्रधान कृषि निदेशक हो गया। फिर कह सकते हो पुलिस विभाग, तो इसका प्रधान पुलिस महानिदेशक हो गया। फिर कारा विभाग, तो इसका प्रधान पुलिस महानिरीक्षक हो गया। उसी प्रकार आप कह सकते हो उद्योग विभाग, तो इसका प्रधान कौन हो गया, उद्योग निदेशक हो गया। सबका अलग अलग होता है, समझ रहे हैं, नाम अलग अलग होता है। कहीं नियंत्रक जानता है, जहाँ तक कहा निदेशक का आया था, कहीं महानिदेशक का आया था, ये सब होता है कि आज सब क्या हुआ, अपने कार्यकारी विभाग का क्या होगा, प्रधान होगा। क्लियर है। या मंत्रणा है। और इसके हिस्से क्या होता है, क्रियान्वयन का जिम्मेवारी होता है। और ये एज पर रूल मुख्यालय में नहीं होता है, सचिवालय से बाहर स्थित होता है। क्लियर है। उसका अपना ढांचा होगा, उसकी अपनी व्यवस्था होगी, और वह केवल और केवल किससे संबंधित है, क्रियान्वयन से संबंधित है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। इसका जो प्रधान टेक्नोक्रेट टाइप का लोग होता है, यूजुअली आईएएस को भी इस पद पर क्या होता है,
नियुक्त किया, जैसे शिक्षा सचिव जनरली IAS ही होता है, कृषि सचिव या निदेशक ये भी जनरली IAS भी हो सकते हैं, और इधर के भी लोग होते हैं। श्रम आयुक्त जनरली IAS को ही बना दिया जाता है। तो इस प्रकार आप देखते हो कि कार्यकारी विभाग का प्रधान अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, और उनका मतलब वैसे तो ये पद तकनीकी प्रधान के लिए माना जाता है, लेकिन इस पद पर जनरली कौन बैठे होते हैं? IAS भी बैठे रहते हैं। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। और मैं बतलाऊं कि राज्य दर राज्य कार्यकारी विभाग का स्वरूप क्या होगा? अलग अलग होगा। इवन दो कार्यकारी विभाग भी होगा एक ही राज्य में, उसका स्वरूप भी अलग होगा। जैसे आप कृषि विभाग का स्वरूप ले लो और पुलिस विभाग का स्वरूप ले लो, अलग अलग होगा। कृषि विभाग थोड़ा छोटा है और पुलिस विभाग तो बहुत बड़ा होता है, इसका ढांचा ये बहुत बड़ा होता है। क्लियर है? अब रही बात राष्ट्र सचिव राज्य निदेशालय की भूमिका क्या होगा, तो भूमिका को आप यहाँ मंत्रणा नहीं लिखना, बल्कि निष्पादनकर्ता की भूमिका लिखना। प्रारंभकर्ता विभाग की भूमिका, निष्पादनकर्ता की भूमिका, समन्वयकर्ता की भूमिका, और पर्यवेक्षण तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसके नीचे बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालय काम कर रहे होते हैं जिस पर वह नजर रखता है। समझ, कार्य भी उसका ठीक उसी प्रकार होता है। ट्रांसफर पोस्टिंग भी करता है अपने विधि के दायरे में, बजट बनाने वाला या वित्त पर नियंत्रण रखने वाला काम भी करता है, और जो मेन काम उसको है, जो क्रियान्वयन का काम मिला हुआ है, उसे संपन्न करता है। तो कार्य तो कॉमन ही हो गया, लेकिन भूमिका में थोड़ा चेंज हो गया कि एक काम और करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? निष्पादन कार्य को करता है। क्लियर रहेगा? अब जैसे बतलाएंगे हम लोग कि वर्चुअली ये काम करता है कि अगर इन जनरल देखा जाए तो क्या काम करता है बतलाइए। तो ये जो होता है, मंत्री जी को तकनीकी परामर्श देता है। कौन? कार्यकारी विभाग। दूसरा क्या करता है? अपने विभाग का बजट बनाने में बजट बनाता है। तीसरा क्या करता है? अपने मतलब अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। समझ रहे हैं? फिर क्या होता है कि वह जो होता है पदोन्नति और भी क्रियाकलाप जो होते हैं उसको मैनेज करता है। फिर क्या करता है? जो नीचे के अधिकारी क्रियान्वयन कर रहे होते हैं उस पर पर्यवेक्षण करता है। फिर धन का आवंटन करता है, और धन कम पड़ गया तो फिर से अतिरिक्त धन प्रोवाइड करता है। फिर दायरे में, जो विधि के दायरे में नियुक्ति, पदोन्नति, ट्रांसफर, पोस्टिंग जैसे कार्यों को मैनेज करता है। विभागीय मतलब सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। विभाग का दक्षता बढ़े, निष्पादन बढ़े, इसके लिए वह प्रयोगधर्मिता, अनुसंधान इत्यादि को बढ़ावा देता है। इसके अलावा दूसरे विभागों में या दूसरे देशों में देश स्तर पर कहीं कोई सेमिनार में अधिकारी को जाना है तो उसकी अनुमति ये प्रदान करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मंत्रणा निदेशालय जो होता है वह मेन सूत्र अभिकरण है, और जिसके हिस्से क्या होता है? क्रियान्वयन का काम करना होता है। जैसे मंत्री को अगर हम समझ ले, मंत्री इच्छा हो गया तो सचिव क्या? उसका निदेशक हो गया, और उसका हाथ पांव कौन हो गया? तो निदेशालय निदेशक हो गया। वह उसके विजन को क्रियान्वयन करता है, रियलिटी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? तो यहाँ मैंने आपको, अगर मैं आपसे कोई पूछे तो क्या क्या बोलोगे? तो मंत्री को तकनीकी परामर्श देना, विभाग का बजट बनाना, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, पदोन्नति, पोस्टिंग इत्यादि कार्यों को निपटारा करना। फिर क्या करोगे बतलाओगे? पर्यवेक्षण काम करना। फिर बजट का व्यवस्था करना या धन का आवंटन करना, पैसा कम पड़ जाए तो अलग से धन की व्यवस्था करना। फिर सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। विभाग का दक्षता, निष्पादन बढ़े, इसके लिए अनुसंधान करना, प्रोत्साहन करना, प्रयोगधर्मिता को बढ़ावा देना इत्यादि। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम किसका है? सचिवालय, निदेशालय का है, निदेशक का। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। और इसका भी मैंने भूमिका और कार्य आपको बताया। इनका ढांचा अलग अलग मैंने भी आपको बताया कि पुलिस विभाग का ढांचा अलग होगा। पुलिस का प्रमंडल में, फिर जोन होगा, फिर पहले तो रेंज जोन होगा, फिर रेंज होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर सब डिवीजन होगा। कृषि का अलग होगा, सबका अलग अलग। शिक्षा विभाग का अलग होगा। लेकिन ये इसमें दो प्रकार मैंने आपको बताया कि कुछ कार्य का निदेशालय जो होता है तो खास तकनीकी कार्य करता है, कुछ क्रियान्वयन कार्य करता है। जैसे मैंने बताया कि विपाट जो है बिहार में, उसका काम क्या है?
केवल प्रशिक्षण देना, जो बीपीएससी या आईएएस के अधिकारी राज्य में आते हैं प्रशिक्षण लेने, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। या सर पटेल या जो बना है यहाँ पर आप राजगीर के पास पुलिस अकादमी, उसका काम क्या है, अधिकारियों को प्रशिक्षण देना उसका काम है। तो वो भी निदेशालय का हिस्सा है, लेकिन उसे हम संलग्न कार्यालय कहते हैं। उसका काम, उसके हिस्से खास काम दे दिया गया, और बाकी के हिस्से क्रियान्वयन काम, जैसे कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का, वाणिज्य कर का अपना ढांचा होगा राजस्व विभाग का, और क्षेत्र में कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर, कर्मचारी, अधिकारी सब अपने अपने हिस्से काम करते हैं और राजस्व संग्रह का काम करते हैं। तो एक्चुअल प्रशासन अगर आपको देखना है राज्य प्रशासन का, तो उसी स्तर पर आपको काम करते हुए मिलेगा। कोई पैसा कलेक्ट कर रहा है, कोई कानून व्यवस्था बना रहा है, कोई जो कैदियों को पकड़ के ले रख रहा है, कहीं शिक्षा का काम चल रहा है, तो कहीं कल्याण के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो कहीं विकास के कार्यक्रम। तो ये वर्चुअली किसके हिस्से होता है, निदेशालय के हिस्से होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो इस प्रकार दो महत्वपूर्ण पद कौन कौन बने, एक सचिव बने और एक निदेशक बने। तो सचिव क्या होता है, सचिवालय का प्रधान, और निदेशक क्या हुआ, निदेशालय का प्रधान। ये जनरली आईएएस होता है, ये वैसे तो टेक्नोक्रेट भी होता है और आईएएस भी बन जाते हैं इस पद पर। समझ, इनके हिस्से निर्धारण का काम है, इनके हिस्से क्रियान्वयन का काम। क्लियर है, ये मंत्रणा कार्य है, यह सूत्र कार्य है। ये समान पृष्ठभूमि वाले हैं, ये विशिष्ट पृष्ठभूमि वाले। ये मंत्री जी के ज्यादा नजदीक रहते हैं, ये मंत्री जी से थोड़ा दूर रहते हैं। क्लियर है, इनका मुख्यालय से संबंध है, इनका क्षेत्रीय कार्यालय से संबंध। इस प्रकार आप क्या देखते हो कि दोनों के बीच में हमेशा टकराव रहता है, और दोनों का टकराव जो है कई दफा अलग अलग रूप ले लेता है। जैसे मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय विवाद, सूत्र मंत्रणा विवाद, तो कह सकते हो सामान्य विशेषज्ञ विवाद, समझ रहे, आईएएस नॉन आईएएस विवाद बहुत विकराल रूप ले लेता है कई कभी, समझ रहे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सचिव निदेशक संबंध को मैनेज करना। केंद्र स्तर पर भी महत्वपूर्ण है, राज्य स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। और इन दोनों अपने आप को फिर क्या समझने लगते हैं, सम्राट समझने लगते हैं। मतलब सचिव सोचता है कि वही सब कुछ है, निदेशक उसके मातहत है, और निदेशक समझता है मेरे को सचिव का क्या बॉदर करना, हम सीधे जनता से जुड़े हुए हैं और मंत्री जी को जवाब देना। तो जब इस तरह की मानसिकता आ जाएगी तो नीति प्रक्रिया भी गड़बड़ होगा, अभिशासन भी गड़बड़ होगा, और अल्टीमेटली लोकहित भी दुष्प्रभावित होगा, जो अक्सर होता है। समझ, तो मैं आपको बोला सचिव निदेशक संबंध केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और इसके प्रभाव जो है ना सीधे सीधे जनहित को प्रभावित करता है। अगर दोनों के बीच संबंध खराब है तो फिर क्या डायरेक्ट वो क्या करेगा, जनहित को प्रभावित करेगा। देयर इज नो कंफ्यूजन। तो इस संदर्भ में क्या दोनों के बीच संबंध खराब होगा तो क्या होगा, गलत परंपरा को जन्म देगा, समझ रहे हैं। उसके बाद नीति प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, अभिशासन को प्रभावित करेगा, धन का जो प्रबंधन है उसका खर्च है उसका बर्बादी होगा, और जनता का अल्टीमेटली हित जो है वह दुष्प्रभावित होगा। दोनों अपने आप को मालिक समझने लगते हैं, दोनों प्रशासन में ना विघटनकारी प्रवृत्ति बढ़ जाएगा, अलगाववादी प्रवृत्ति बढ़ जाएगा। अगर दोनों के बीच संबंध खराब है तो साम्राज्य निर्माण की प्रवृत्ति हो जाएगी, एक दूसरे के विरुद्ध लोग कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर देंगे। तो उससे ये व्यवस्था बहुत जटिल। मैं अब तो ये टॉपिक पढ़ाया था जब केंद्र में सचिवालय निदेशक सचिव निदेशक संबंध पढ़ाया था, हम सेम थिंग है, केवल डिफरेंस है कि वहां मैं केंद्र स्तर पर चर्चा कर रहा था, यहाँ पर राज्य स्तर पर चर्चा कर रहा हूँ, और वह है एक चीज वही चीज क्लियर है। और दोनों का प्रभाव पूरा का पूरा जनहित को प्रभावित करता है, समझ रहे। इसलिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो बना था 1966 में, किनके अध्यक्षता में, वीरप्पा मोइली है, क्या नाम था, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। तो उन्होंने इस पर, और फिर बाद में बने थे आपका वो क्या हनुमंतैया, समझ, उनके अध्यक्षता इसके बने थे। तो उन्होंने कुछ रिकमेंड किया था। तो रिकमेंडेशन में क्या चीज था कि नीति निर्धारण और नीति क्रियान्वयन जो बाइफर्केशन किया गया है वो कंटिन्यू रखा जाए। मतलब नीति सचिवालय नीति निर्धारण करे और नीति सचिव निदेशालय नीति क्रियान्वयन करे। केवल कृषि विभाग में या विकास विभाग में ये व्यवस्था किया जा सकता है कि निदेशालय और सचिवालय दोनों साथ साथ हो, नीति निर्धारण नीति क्रियान्वयन साथ हो, अदरवाइज सब एक ही जैसा हो। ज्यादातर दोनों के बीच जो विवाद होता है किसके लिए होता है,
अलग अलग ढांचा भी होता है, कुछ निदेशालय काफी पावरफुल है, कुछ निदेशालय काफी कमजोर है, तो फिर भ्रम और टकराव की स्थिति होती है। तो इस संदर्भ में ये भी कहा जा सकता है कि सभी के साथ जो सत्ता का जो प्रत्यायोजन हो वह लगभग एक जैसा होना चाहिए, असामान्य नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए बताइए, और ये देखा जाना चाहिए सचिवालय की तरफ से मुख्यमंत्री के द्वारा कि जो प्रत्यायोजन हो रहा है सभी लेवल पर वह दुरुस्त है या नहीं है, और सभी के हिस्से सत्ता जवाबदेही वगैरह सुनिश्चित है या नहीं है, समझ रहे हैं। और उसके बाद निदेशालय और सचिवालय दोनों के कार्य और जवाबदेही स्पष्ट रूप से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए कि कोई भी निदेशालय अगर आप बनाना चाह रहे हो तो औने पौने तरीका से मत बना लो, सोच लो, विचार लो, इस पर पूरा वर्कआउट कर लो, तब इस पर बनाओ, तब ये बेहतर होगा। नहीं तो फिर टकराव और सामंजस्य, जैसे पिछले दिन एक मनरेगा आयुक्त पद बना दिया गया कि मनरेगा पर नजर रखने के लिए अलग से आयुक्त होगा, जिसको मनरेगा आयुक्त कह लेंगे। हो सकता है कोरोना से निपटने के लिए कुछ और भी प्रवासी मजदूर से निपटने के लिए कोई पद बना दिया गया हुआ। तो वैसे उसमें अगर पूरे सोच समझ के ना बनाया गया तो वो केवल चेन ऑफ कमांड में कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न कर देता है। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि जो भी व्यवस्था किया जाए काफी सोच समझ के किया जाए, काफी विचार करके किया जाए। समझ में आया आपको? सो दिस इज बेसिक पॉइंट, ये आपको समझना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सचिव निदेशक वाला टॉपिक आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो, उसमें आपको हेल्प हो जाएगा। समझ रहे, वहां से मैंने किया था वही चीज यहाँ पर भी आपको पॉइंट आउट करना। ठीक है, अब जरा देखते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मुख्य सचिव का पद। जैसा कि आप जानते हो भारतीय प्रशासन में, समझ रहे ना, मतलब भारतीय संघीय प्रशासन बोल सकते हो, उसमें मुख्य सचिव का पद जो होता है असाधारण और अद्वितीय महत्व का होता है। केंद्र सरकार में भी ऐसा कोई पद नहीं है जो इसके समान इतना प्रभाव धारण करता हो। समझ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हो ये पद तो बना था ब्रिटिश काल में केंद्र प्रशासन के लिए। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और उसके सहायता के लिए 4 विभागों का सचिवालय बनाया गया था। 4 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति बनाई गई थी। तो 4 विभागों का सचिवालय में प्रत्येक विभाग का पृथक सचिव और एक मुख्य सचिव पद का भी प्रावधान किया गया था, लेकिन इस पद पर नियुक्ति नहीं की गई थी। 1799 में वेलेस्ली द्वारा पहली बार मुख्य सचिव पद पर नियुक्ति हुई और G.H. बार्लो को भारत का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ही यह पद केंद्र स्तर से लुप्त हो गया और राज्य स्तर पर अपना लिया गया। इस प्रकार यह राज्य स्तर पर आज सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद कहा जाता है। यह राज्य सचिवालय का कार्यकारी प्रधान कहा जाता है, या राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख माना जाता है। समझ रहे, प्रशासनिक पद सोपान में सबसे ऊपर माना जाता है। समझ रहे, दूसरे राज्य में और भी सचिव होते हैं, तो दूसरे सचिव की तुलना में इसकी स्थिति क्या होती है, समानता के बीच प्रधानता से कहीं अधिक होती है। एक महीने में या सचिवों का भी प्रधान होता है, समझ रहे हैं। और ये क्या होता है, पूरे राज्य प्रशासन पर इसका पर्यवेक्षण, नियंत्रण, मार्गदर्शन, नियंत्रण बना रहता है। यूँ कह लो कि एक धुरी है जिसके इर्द गिर्द क्या होता है, पूरा राज्य। देखो ना, मैंने डायग्राम बनाया, वो डायग्राम बतला रहा है कि कैसे राज्य प्रशासन का पूरी व्यवस्था, राज्य में जितने घटक है सब मुख्य सचिव से ही किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री को ले लो, मंत्री को ले लो, विभागीय सचिव को ले लो, कार्यकारी विभाग के प्रधान ले लो, राज्य के लोक उपक्रम के प्रधान हो गए, पुलिस के प्रधान हो गए, जिला कलेक्टर हो गए, प्रमंडलीय आयुक्त हो गए, कर्मचारी संघ हुआ, मीडिया हुआ, जनता हुआ, MP MLA हुआ, सब के सब किससे जुड़ा होता है, मुख्य सचिव से जुड़ा रहता है, या मुख्य सचिव उन सबको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो आप समझ सकते हो कि जितनी भूमिका, जितना दायित्व, जितना दायरा इसका बड़ा है, उतना मतलब राज्य प्रशासन में किसी पद का नहीं हो सकता। इस मायने में आप कह सकते हो कि राज्य का मुख्य सचिव जो हुआ, राज्य में जो लोक सेवक होते हैं उनके सपनों का पद होता है। और इस पद पर बैठा व्यक्ति अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को सर्वाधिक मतलब कह सकता है अनुप्रयोग में ला सकता है, पूरी उसको रियलाइज कर सकता है, अपने
पोटेंशियलिटी को रियलाइज कर सकता है। हमारे मंगत राय एक वो भी चीफ सेक्रेटरी है राजस्थान में, उन्होंने बड़ा सही कहा है किसके बारे में, चीफ सेक्रेटरी के बारे में, कि चीफ सेक्रेटरी का जो काम होता है ना तो एक तकनीशियन का काम होता है, ना एक व्यवसायी का काम होता है, ना तो वो जानकार इंजीनियर है और ना ही फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, बल्कि वह क्या है, सरकार शासन के प्रक्रिया का हिस्सा है और लोकतांत्रिक गणराज्य में मानवीय प्रक्रिया का भाग है। यानी राज्य प्रशासन में कोई भी ऐसा चीज नहीं हो, चाहे वो कल्याण विभाग हो, चाहे विकास विभाग हो, तकनीकी विभाग हो या सामान्य विभाग हो, सबको मुख्य सचिव क्या करता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। देयर इज नो कन्फ्यूजन, समझ आया आपको। जैसा कि आप जानते हो 1973 के पहले राज्य का मुख्य सचिव के संबंध में राज्य दर राज्य अलग अलग व्यवस्था थी, समझ रहे हैं। जैसे आप देखते हैं पंजाब में जो फाइनेंस कमिश्नर होते थे वो मुख्य सचिव से ऊपर होता था, बिहार वगैरह में मुख्य सचिव का पद सबसे ऊपर होता था, उत्तर प्रदेश में राजस्व बोर्ड के जो अध्यक्ष और चेयरमैन होते थे वह मुख्य सचिव से ऊपर होते थे। लेकिन 1970 से इस विसंगतियों को समाप्त कर दी गई है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुशंसा पर, और इसे राज्य का वरिष्ठतम पद बना दिया गया, समझ रहे हैं। और इसका जो दर्जा होता है केंद्र सरकार में सचिव के समान कर दिया गया, समझ रहे हैं। देयर इज नो कन्फ्यूजन, ठीक है। तो यह राज्य का वरिष्ठतम लोक सेवक हो गया और इसका जो दर्जा होता है वह क्या होता है, केंद्र सरकार के सचिव के समान होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, और मुख्यमंत्री इसके नियुक्ति में वरिष्ठता, श्रेष्ठता और प्रशासनिक पर व्यक्तिगत पसंद नापसंद को क्या करता है, विचार में लेता है। कई दफा देखते हो योग्य अधिकारी प्राप्त करने के लिए सीनियरिटी को भी ओवरलुक कर दिया जाता है और वह जूनियर अधिकारी को इस पद पर भी नियुक्त किया, ऐसा कई दफा हुआ है। और इस पद का टेन्योर सिस्टम से कोई मतलब नहीं होता है। इस पद पर जनरली क्या होता है कि कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, वो मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। लेकिन द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस पर दो तरह से वर्कआउट किया। पहला तो इसने नियुक्ति के लिए वर्कआउट किया कि मुख्य सचिव का नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम बनाया जाए और उस कॉलेजियम में राज्य के मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और जो वर्तमान मुख्य सचिव वो शामिल हो और वो मिलकर इसका तय करें। ये भी मान्यता है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति में केंद्र राज्य सरकार केंद्र सरकार से परामर्श ले, या फिर यह भी है कि वह राज्य के मंत्री परिषद और विधायिका वगैरह से भी कंसेंट, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, वह अपने मन से अभी भी करता है। और जहाँ तक कार्यकाल का सवाल है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसके कार्यकाल को भी कम से कम 2 साल करने का क्या किया, अनुशंसा किया है। व्यवहार में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लागू हो गया, कॉलेजियम वाला तो लागू नहीं हुआ, लेकिन व्यवहार में यह व्यवस्था तो अब जनरली मुख्य सचिव पद पर बैठे व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं कहता है और मतलब ज्यादातर उसका कार्यकाल सिक्योरिटी टाइप का रहता है, अनलेस अनटिल कोई बहुत विषम परिस्थिति ना हो। कि वर्तमान में बिहार में दीपक कुमार जो है वह मुख्य सचिव है। देयर इज नो कन्फ्यूजन। जो IAS अधिकारी हैं काफी मतलब कैलिबर वाले माने जाते हैं, क्लियर है। अब देखते हैं कि जो मुख्य सचिव का जो कार्य होता है, भूमिका जो होता है, अधिकार होता है, वह बिहार कार्यकारी नियमावली 1961 से निर्धारित प्रभावित होता है। कि इसके अलावा जो राज्य का मुख्य सचिव होंगे वह कुछ काम और भी अपने परंपरा के अनुसार भी करते हैं, कुछ परंपरा परिपाटी भी। जैसे बिहार में एक परंपरा और भी थी कभी कि जो विकास आयुक्त होते थे उन्हीं को मुख्य सचिव बनाया जाता था, लेकिन अब ये परिपाटी टूट चुका है। तो 3-4 मतलब 2-3 जो नियुक्ति उसके पहले जो हुआ और सब में वही देखा गया कि जो विकास आयोग थे उसी को अगला पोस्टिंग चीफ सेक्रेटरी कर दिया था, लेकिन अब ऐसा कोई ये व्यवस्था नहीं, समझ रहे। तो जैसे मुख्य सचिव का भूमिका क्या होगा, तो मुख्य सचिव का भूमिका तो बहुत व्यापक हो जाता है। जैसे सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, समझ रहे। मुख्यमंत्री को सभी मामले में क्या करता है, परामर्श देता है। ये भी कहे कि मुख्यमंत्री हर मामले में उससे परामर्श लेते हैं, निर्णय लेते हैं। वह मुख्यमंत्री को कोई भी निर्णय होते हैं
उसके सभी आयाम से, उसके सभी पहलुओं से क्या कराता है, अवगत कराता है। समझ, तो इस हिसाब से मुख्यमंत्री जो होते हैं, मतलब मुख्य सचिव जो होता है, मंत्री जी का, मुख्यमंत्री का दूसरे मंत्री और सचिवों के साथ तालमेल बैठाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा क्या होता है, ये मंत्रिमंडल का सचिव होता है। तो मंत्रिमंडल का जब भी बैठक होता है तो उसमें क्या एजेंडा रहेगा, क्या मतलब विषय होंगे वो तय करेगा, वहाँ अवेलेबल रहेगा, उसका रिकॉर्ड तैयार करेगा, सचिवालय सहायता देगा और फिर निर्णय जो लिया जाए उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। लेकिन अब तो मैंने बताया कि कुछ राज्यों में, बिहार में मंत्रिमंडलीय सचिव पद पर भी नियुक्ति होने लगी है, तो उस हिसाब से थोड़ी भूमिका थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन अभी भी इस पद पर प्रभाव काफी बना हुआ है। तीसरा क्या होता है बतलाइए, वह लोक सेवा का प्रदान होता है। समझ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हो कि राज्य में सपनों का, मतलब राज्य के लोक सेवकों का सपनों का पद होता है। वह क्या होता है, राज्य स्तर पर अधिकारियों का मतलब ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट जैसे जितने महत्वपूर्ण कार्य वह बनाए रखता है, उनका उच्च मनोबल बना रहे, उनके हितों का रक्षा हो, यह सुनिश्चित करता है। फिर चीफ कोऑर्डिनेटर, चीफ कोऑर्डिनेटर मुख्य समन्वयकर्ता की भूमिका निभाता है और केंद्र राज्य स्तर पर, समझ, प्रमंडल स्तर पर विभिन्न विभाग और मंत्रालय के बीच तालमेल सुनिश्चित करता है। वह जिला के साथ तालमेल बनाता है, केंद्र के मतलब उधर केंद्र सरकार और दूसरे राज्य सरकार के साथ वो तालमेल बनाए रखता है। तो इसका कोऑर्डिनेटिव रोल बड़ा महत्वपूर्ण है। वह संघर्ष, अतिराव, विवाद वगैरह किसी प्रकार न हो उसको सुनिश्चित करता है। फिर क्या होता है, राज्य में कई विभाग होते हैं जो मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, तो उन सब जनरली मुख्य सचिव के अधीन रहता है। जैसे कार्मिक विभाग ले लो, फिर लगभग प्रशासनिक सुधार विभाग ले लो, नियोजन विभाग ले लो, ये सब विभाग जनरली क्या होता है, सामान्य प्रशासन विभाग हुआ, ये सब मुख्यमंत्री अपने पास रखता है। तो इसका प्रशासनिक प्रधान कौन हुआ, मुख्य सचिव होता है। फिर आप देख लो, संकट के समय इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समझ रहे हैं, जब संकट होता है, तूफान आया, चक्रवात हुआ, तो उस समय यह संकट प्रबंधक की भूमिका निभाता है और राज्य का शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी होगा जो पूरा राहत कार्य को सुपरवाइज करेगा। समझ रहे, उसकी बैठक समिति उससे संबंधित बैठक की अध्यक्षता करेगा और फिर क्या करेगा, महत्वपूर्ण निर्णय लेगा। समझ रहे, उस दौरान राहत कार्य चलाने का, समझ रहे हैं कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का, समझ रहे, और वह केंद्र सरकार के साथ लाइजनिंग करेगा, राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार के साथ लाइजनिंग करेगा और फिर जो डोनर जो सहायता करे उन अभिकरणों से तालमेल बनाए रखेगा। तो अभी मैंने बताया 5-6 भूमिका बतलाया। पहले मुख्यमंत्री के साथ उसकी क्या अधिकार है, दूसरा राज्य के मंत्रिमंडल के साथ क्या है, फिर तीसरा लोक सेवा के संदर्भ में, चौथा समन्वयकर्ता अभिकरण के रूप में उसका क्या, फिर कुछ विभाग जो उसके अधीन है उसको कैसे मैनेज करता है, फिर संकट प्रबंधक कैसे करता है, ये देखते हैं। इसके अलावा राज्य में जो है ना बचा खुचा विषय सब यही मैनेज करता है, क्योंकि जो किसी विभाग और दायरे में नहीं आते तो इसी को मैनेज करना होता है। या जो क्षेत्रीय परिषद के बैठक में जाता है, नीति आयोग के बैठक में जाता है, समझ रहे। इसके अलावा राज्य पर पूरे राज्य सचिवालय जो होते हैं ना, इस पर इसका पर्यवेक्षण रहता है, नियंत्रण रहता है। राज्य सचिवालय के अधीन जितने कर्मचारी होते हैं, संपत्ति होता है, सब पर इसका प्रशासनिक नियंत्रण होता है। केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का प्रवक्ता के रूप में काम करेगा, समझ रहे हैं। और फिर क्या करेगा, ये राज्य में कानून और व्यवस्था और विकास दोनों पर नजर रखेगा, समझ रहे। हर साल जो मुख्य सचिवों की बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्रिमंडलीय सचिव करते हैं, उसमें ये शिरकत करेगा, समझ रहे हैं। और इसके अलावा जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होता है तो इसकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण, उस समय राज्यपाल का कर सकते हो मुख्य कर्ताधर्ता के रूप में काम करने लगता है मुख्य सचिव, मतलब उस समय उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होता है। तो इस प्रकार अभी मैंने आपको बताया कि राज्यपाल का जो राज्य का मुख्य सचिव का जो भूमिका है, पद है, प्रभाव है, असाधारण नहीं है, अद्वितीय, व्यापक है, समझ रहे, अति महत्वपूर्ण है। समझ, इसको शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है। मैंने क्या बताया, राज्य में लोक सेवकों का
सपनों का पद है। राजेंद्र शासन में कोई भी दूसरा ऐसा पद नहीं है जो इसके समान इतने ज्यादा प्रभाव को मैनेज करता है, और केंद्र में कोई ऐसा पद भी नहीं है। जनरली इस पद के साथ किसकी तुलना केंद्र स्तर पर की जाती है? मंत्रिमंडलीय सचिव के साथ की जाती है। एक आध दफा क्वेश्चन आया भी है कि मंत्रिमंडलीय सचिव के साथ, मतलब जो केंद्र के मंत्रिमंडलीय सचिव के मुख्य सचिव के साथ जो तुलना होता है, इसमें क्या समानता और असमानता है? तो वैसे तो दोनों महत्वपूर्ण पद है, ये केंद्र का महत्वपूर्ण पद है, ये राज्य का महत्वपूर्ण पद है। हमारे हायरार्की में तो मंत्रिमंडलीय सचिव बहुत ऊंचा पद होता है, और पिछले दिनों उस पद पर भी जो बैठा व्यक्ति हुआ वो देखा जाने लगा। जैसे भी देखो, राजीव गौबा के भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव, थोड़ा व्यक्तिगत रूप से काफी असर्टिव है, डायनेमिक है, इस कारण इस पद का प्रभाव थोड़ा बढ़ गया है पिछले के तुलना में। पिछले जो सचिव थे, मंत्रिमंडलीय सचिव प्रदीप कुमार थे, उसकी तुलना में अभी जो राजीव गौबा, इसका प्रभाव ज्यादा निकट नजर आता है, ज्यादा डायनेमिक प्रतीत होता है, समझ रहे? तो जैसे देखते हैं दोनों पद में क्या समानता है, मतलब राज्य का जैसे दीपक कुमार बिहार में और केंद्र में राजीव गौबा, इन दोनों में क्या समानता हो सकता है? तो दोनों जो होते हैं अपने अपने राजनीतिक प्रधान के मुख्य सलाहकार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जो होते हैं अपने अपने स्तर पर समन्वयकर्ता की भूमिका निभाते हैं। दोनों जो होते हैं अपने अपने मंत्रिमंडल के सचिव हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो मंत्रिमंडलीय सचिवालय जो है उसके प्रशासनिक प्रधान होंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पद केंद्र स्तर पर ही निर्मित हुआ था, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जो होते हैं अपने अपने स्तर पर लिया गया निर्णय जो मंत्रिमंडल का हुआ उसका वो लागू कराते हैं, और दोनों अपने अपने स्तर पर लोक सेवा के प्रधान होंगे। याद रहेगा कौन कौन मैंने बताया कि दोनों अपने अपने राजनीतिक प्रधान के मुख्य सलाहकार हुए, दोनों समन्वयकर्ता हुए, दोनों अपने अपने विभाग के सचिव हुए, जो व्यवस्था है, फिर दोनों प्रशासनिक प्रधान भी हुए, दोनों पद केंद्र में निर्मित हुआ है, दोनों अपने अपने व्यवस्था के निर्णयों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे, और दोनों अपने अपने स्तर पर लोक सेवा के प्रधान होंगे। और लेकिन अंतर क्या होता है बताया जाए? जैसे अंतर होता है कि चीफ सेक्रेटरी का कार्यक्षेत्र थोड़ा ज्यादा होता है कैबिनेट सेक्रेटरी की तुलना में, समझ रहे? इसका कार्यक्षेत्र ज्यादा व्यापक होता है, उसका कार्यक्षेत्र थोड़ा कम होता है। दूसरा क्या होता है कि जो चीफ सेक्रेटरी जो होता है वह राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान होता है, लेकिन जो मंत्रिमंडलीय सचिव होगा वो केंद्रीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान नहीं माना जाता है। तीसरा बोल सकते हो कि जो मुख्य सचिव होता है वह सचिवों का प्रधान होता है, समझ रहे? लेकिन मैं मंत्रिमंडलीय सचिव को आप सचिवों का प्रधान नहीं बोल सकते हो, पर समानता के बीच प्रधान कर सकते हो। फिर बोल सकते हो कि मुख्य सचिव जो होता है अवशिष्ट कार्यों का भी निपटारा करता है, लेकिन मंत्रिमंडलीय सचिव को ऐसा कोई हिस्से में काम नहीं आता है, क्योंकि वहाँ उस तरह का काम पीएमओ मैनेज करता है। फिर यहाँ देखो कुछ विभाग मंत्रिमंडल सचिव अपने पास मुख्य सचिव के पास रहता है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडलीय सचिव के पास कोई पद नहीं रहता, क्योंकि वो पीएमओ मैनेज करता है। अगर कोई विभाग रहता है भी उसको पीएमओ मैनेज कर लेता है। तो इस प्रकार आप देखते हो कुछ डिफरेंस हुआ। तो डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या हुआ? कार्यक्षेत्र मुख्य सचिव का ज्यादा है, कैबिनेट सचिव का केंद्र वाले का कम है। दूसरा क्या होता है कि मुख्य सचिव जो होता है राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडलीय सचिव केंद्रीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान यूजुअली माना नहीं जाता है। तीसरा, मुख्य सचिव अवशिष्ट विषयों का निपटारा करता है, लेकिन मंत्रिमंडलीय सचिव के हिस्से अवशिष्ट विषय नहीं आता है। फिर चौथा मैंने बताया कि मुख्य सचिव जो होता है वह राज्यों के सचिवों का प्रधान होता है, जबकि मंत्रिमंडलीय सचिव केंद्र का वह समानता के बीच प्रधान होता है। और फिर क्या बताया आपको, ये जो होता है मुख्य सचिव, बिहार में जो मुख्य सचिव होंगे उनके हिस्से बहुत सारे विभाग भी रहते हैं, लेकिन केंद्र में मंत्रिमंडलीय सचिव के हिस्से कोई विभाग नहीं होता, और केवल एक ही विभाग होता है जो मंत्रिमंडलीय सचिवालय हुआ। तो ये डिफरेंस है, लेकिन इसके बावजूद दोनों पद महत्वपूर्ण है, दोनों का अपने प्रभाव है, समझ रहे हैं? और खासतौर पर टॉपिक हम लोग चूंकि राज्य सचिवालय भी कर रहे हैं, मुख्य सचिव कर रहे हैं, तो मुख्य सचिव का पद
पहले के समान ये पहले आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पद के साथ पहले जैसा आज भी अति संभावनाएं जुड़ी हुई है, और जैसे जैसे शासन जटिल होते जा रहा है, चुनौती बढ़ते जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कैसे प्रवासी मजदूर को लेकर, कोरोना को लेकर समझ रहे, और उसके बाद टिड्डी को लेकर, फिर आप देख रहे हो मौसम चक्रवात इत्यादि को लेकर लगातार राज्य प्रशासन चुनौतियों से घिरा हुआ है। उसमें मुख्य सचिव की भूमिका और चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और ज्यादा दबावपूर्ण हो जाता है समझ रहे। हालांकि पिछले दिनों कुछ इस पद में भी डायल्यूशन हुआ है, जैसे राज्य में मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री का सचिवालय पावरफुल हो गया, राज्य मंत्रिमंडलीय सचिव पद पर नियुक्ति होने लगी, फिर कई दफा वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया, हायरार्की को अवहेलना कर दिया गया। कई तो मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार के मामले भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लगे। एक आध मुख्य सचिव को तो रिटायरमेंट के बाद जेल भी जाना पड़ा। तो ये सबसे पद का डायल्यूशन तो हुआ। पिछले दिनों और भी देखते हैं, जो ऑनलाइन अरेंजमेंट हो गया उसके तहत ये भी दिखाया था कि मुख्यमंत्री सीधे डीएम से बात करते तो उस परिस्थिति में चेन ऑफ कमांड में वायलेशन हो जाता है। तो ये सब कुछ कमी है, लेकिन इससे इस व्यवस्था का, इस पद का प्रभावकारिता का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और रहेगा, क्योंकि इस पद के साथ अभी भी इतने आयाम, इतने पक्ष जुड़े हुए हैं, इतनी भूमिका है, इतने इसके संभावना है कि इस पद पर बैठा व्यक्ति चाहे तो न केवल देश के, राज्य के अभिशासन और विकास को एक गति प्रदान कर सकता है, बल्कि अपने पद के लिए भी एक नई परिपाटी रच सकता है। ठीक है, तो आप ऐसा करो, मैंने 2-3 टॉपिक डिस्कस किया, इस पर वर्कआउट करो, लिखो समझ, और मेरे को आंसर पोस्ट करो। ठीक है, जैसे वाला लिख सकते हो, राज्य निदेशालय का विषय चर्चा करें, और पुलिस विभाग का ढांचा के बारे में आप लिख सकते हो। समझ गए, पुलिस विभाग के बारे में तो सब कोई जानता है, कृषि निदेशालय में तो थोड़ा दिक्कत भी हो रही है, पुलिस विभाग वाले में तो सबको जानकारी, कोशिश करो लिखने का, और कोई दिक्कत हो तो मैं ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।